मोटिवेशनल फिल्मों में आपका स्वागत है। दुनिया में हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं, मगर इनमें से केवल कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो वास्तव में दिल पर असर छोड़ती हैं और याद रह जाती हैं। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो भी उन्हीं यादगार फिल्मों में शामिल है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म आपके जज्बात को छू लेगी। ये फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है और 2014 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है अनब्रोकन। IMDb पर इस फिल्म को 7.4/10 की रेटिंग मिली है और गूगल पर 86% लोगों ने इसे पसंद किया है। ये फिल्म हमारी पसंदीदा एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने डायरेक्ट की है। तो आइए देर किए बिना फिल्म की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 1943 से होती है, जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध जारी था। US एयर फोर्स जापान के नारू आइलैंड पर बमबारी के लिए एक मिशन पर निकलती है। इसी मिशन में हमें फिल्म के मुख्य पात्र लुई ज़िम्पेरिनी नजर आते हैं, जो इस मिशन में बमबारी करने वाले हैं। इस दौरान कई अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं और जिस विमान में लुई था उसमें भी खराबी आ जाती है। नतीजतन उन्हें जंगल में बने एक रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। विमान का एक टायर फट जाता है, मगर खुशकिस्मती से सबकी जान बच जाती है। अब कहानी वर्तमान समय से अतीत की ओर पलटती है। हम देखते हैं कि लुई टॉरेंस कैलिफोर्निया में रहता है। अपने इतालवी पृष्ठभूमि की वजह से स्कूल के दूसरे बच्चे उसे अक्सर तंग करते और मारपिटाई करते। इसी वजह से लुई अक्सर अकेले बैठकर शराब और सिगरेट का सहारा लेता, जिस पर उसके परिवार वाले हमेशा नाराज रहते थे। लुई का एक बड़ा भाई था जिसका नाम पीटर था। पीटर हमेशा ऊर्जा से भरा और हिम्मत वाला लड़का था। एक दिन उसने देखा कि लुई बहुत तेज दौड़ सकता है, तो उसने फैसला किया कि उसे नियमित दौड़ की ट्रेनिंग दी जाए। पीटर लुई से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद लुई ने विभिन्न रेसों में हिस्सा लेना शुरू किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता भी प्राप्त की। समय के साथ लुई बड़ा हुआ और अब भी ट्रैक रेस में हिस्सा लेता रहता है। बचपन से ही रेस जीतने की वजह से वह काफी मशहूर हो गया और लोग उसे टॉरेंस टॉर्नेडो के नाम से जानने लगे। लुई ने 1936 के समर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया। वो रेस तो नहीं जीत सका, लेकिन अंतिम लैप में एक रिकॉर्ड बना दिया। कहानी फिर वर्तमान समय की ओर लौटती है, जहां लुई अपने कैंप में वापस आ चुका था। उसे कुछ साथियों के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर भेजा जाता है। इस मिशन के लिए वह एक पुराने विमान में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे समुद्र के ऊपर पहुंचते हैं, विमान का एक इंजन फेल हो जाता है और वे समुद्र में गिरकर क्रैश कर जाते हैं। इस हादसे में लुई और दो साथी फिल और मैक बच जाते हैं, जबकि बाकी सभी मारे जाते हैं। ये तीनों लोग समुद्र में फंस जाते हैं। जो भी खाने का सामान वे विमान से निकाल सकते थे निकाल लेते हैं, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक काफी नहीं था। ऊपर से फिल के सिर में चोट भी लग जाती है। कुछ दिन बाद एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। वे फ्लेयर्स चलाते हैं, लेकिन प्लेन उन्हें नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। इससे तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। खाना खत्म होने पर वे समुद्र से मछलियाँ पकड़कर खाने लगते हैं और बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते हैं। वे दिन उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होते, क्योंकि पीने के पानी की कमी थी। उनके पास जो भी बर्तन थे वे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते। इस तरह वे समुद्र में फंसे 27 दिन हो जाते हैं। एक दिन उनके ऊपर से एक जापानी लड़ाकू विमान गुजरता है। उन्हें ये बात पता नहीं थी कि ये जापान का विमान है, तो वे फ्लेयर्स चलाते हैं। जापानी विमान के क्रू ने उन्हें देख लिया और तुरंत समझ गए कि ये अमेरिकी सैनिक है और वे उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तीनों डर में पानी में कूद जाते हैं और खुशकिस्मती से उनकी जान बच जाती है, लेकिन गोलियों की मार से उनकी दोनों नावें फट जाती हैं। वे बड़ी मेहनत और कोशिश से एक नाव की मरम्मत करते हैं, उसकी छत को सील करके उसे फिर से खुलाते हैं और उसी पर सवार हो जाते हैं। अब वे समुद्र में कई और दिन बिताने लगते हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। एक दिन उनका साथी मैक मर जाता है, तो वे उसे कपड़े में लपेटकर समुद्र में छोड़ देते हैं। फिल और लुई कुछ और दिन तैरते रहते हैं। अब उन्हें समुद्र में कई दिन हो चुके होते हैं और वे मृत्यु के करीब पहुंच चुके होते हैं। तब अचानक उनके सामने से एक जापानी जहाज गुजरता है। वे उन्हें पानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बचाने के बाद भी कैदी बना लेते हैं और एक द्वीप पर ले जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। जापानी सैनिक उनसे उनके फाइटर विमानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लुई बताता है कि वे पुराने विमान उड़ाते थे और नए फाइटर विमानों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जापानी सैनिक लुई और फिल पर बहुत अत्याचार करते हैं। उन्हें कपड़े उतार कर बेरहमी से मारा जाता है। ये सीन फिल्म में बहुत भावनात्मक है और देखने वाले की आंखें जरूर नम हो जाती हैं। कुछ दिन बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें जापान भेज दिया जाता है, जहां पहले से और भी कैदी रखे गए थे। जापान पहुंचने के बाद लुई और फिल को अलग अलग कैंपों में भेज दिया जाता है। लुई को टोक्यो के ओमोरी कैंप में रखा जाता है। इस कैंप के नियम बहुत कड़े थे और कैदियों के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया जाता था। कैंप की निगरानी कॉर्पोरल वतनाबे करता था, जो सख्त मिजाज और क्रूर आदमी था। एक दिन जापानी रेडियो के कुछ लोग कैंप में आते हैं और लुई से कहते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो युद्ध में मर चुका है, लेकिन अगर वह चाहे तो अपने परिवार के लिए एक संदेश भी भेज सकता है। लुई रेडियो स्टेशन जाता है और अपने परिवार को संदेश देता कि वह अभी जीवित है और जापान के कैंप में कैद है। ये सुनकर उसका परिवार बहुत खुश और भावुक हो जाता है। बाद में रेडियो वाले लुई से कहते हैं कि एक और संदेश भेजे जिसमें अमेरिका के बारे
बारे में नकारात्मक बातें हों, लेकिन लुई इससे इनकार कर देता है। रेडियो वाले उसे फिर वापस उसी कैंप में भेज देते हैं। जब वतनाबे को पता चलता है कि लुई ने अमेरिका के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा करता है और आदेश देता है कि हर कैदी एक एक करके लुई पर हमला करे। कैदी ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे नहीं करेंगे तो वतनाबे खुद उन्हें मार देगा, इसलिए मजबूरी में वे लुई पर हमला करते हैं। लुई इस अत्याचार और हिंसा को 2 साल तक सहता रहता है। इस दौरान वतनाबे को प्रमोशन मिल जाती है और उसे दूसरे कैंप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो ये खबर खुद लुई को बताता है, जिससे लुई को कुछ राहत महसूस होती है। वतनाबे अपनी जगह छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद अमेरिका फिर से टोक्यो पर बमबारी करता है, जिसमें कैंप का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। इसके बाद ओमोरी कैंप के सभी कैदियों को दूसरे कैंपों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस दौरान वतनाबे भी उसी नए कैंप में पहुंच जाता है। ये दृश्य देखकर लुई बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें फिर से टूट जाती है। इस नए कैंप में भी वतनाबे पहले की तरह सख्त और क्रूर व्यवहार करता है। हर दिन वो लुई को मारता और उसे गंभीर यातनाएं देता। इस कैंप में सभी कैदियों को कोयला ढोने का काम करना पड़ता था। एक दिन काम के दौरान लुई थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये देखकर वतनाबे उसे सामने बुलाता और एक बहुत भारी लकड़ी का लाठा उठाने का आदेश देता है। लाठा बहुत भारी था, लेकिन डर की वजह से लुई इसे उठा लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर लाठे को ऊपर पकड़ कर रखता है और नीचे नहीं गिरने देता। सभी कैदी उसे देखते रह जाते हैं। हालांकि लुई बहुत थक चुका था और रोज मार खाता था, फिर भी वो हार नहीं मानता और लाठे को हवा में उठाए रखता है। ये देखकर वतनाबे गुस्से से भर जाता है और लुई को गंभीर रूप से मारता है। कुछ देर बाद एक विमान उनके ऊपर से गुजरता है। कैदी देखते हैं कि ये अमेरिकी विमान है। इस पल उन्हें समझ आता है कि अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया है और युद्ध समाप्त हो गया है। ये देखकर सभी कैदी खुशी से चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनकी आंखों में आजादी की खुशी साफ दिखाई देती है। बाद में लुई वतनाबे के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलता, क्योंकि वतनाबे पहले ही फरार हो चुका होता है। जल्दी ही सभी कैदी वापस अमेरिका भेज दिए जाते हैं। अमेरिका पहुंचकर लुई जमीन को चूमकर खुशी व्यक्त करता है और कई सालों बाद अपने परिवार से मिलता है। परिवार से मिलकर वह अत्यंत खुश होता है। इसी तरह फिल्म का अंत होता है। अंत में हमें वास्तविक लुई जम्पेरिनी की तस्वीर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि 1946 में उसने सिंधिया नाम की लड़की से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा ल्यूक और बेटी सिसी। लुई का साथी फिल भी जीवित बचा और स्वतंत्र होने के बाद दोनों हमेशा दोस्त रहे। वतनाबे कई साल छिपा रहा, लेकिन बाद में अमेरिका ने उसे माफी दे दी ताकि जापान और अमेरिका के संबंध बेहतर बने रहे। इतनी पीड़ा और कठिनाइयों के बावजूद लुई हमेशा कहता रहा कि आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं बदलता, बस संघर्ष होता है। कुछ साल बाद लुई जापान गया और वहाँ उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे कैद किया था और उन्हें माफ कर दिया। वह वतनाबे से भी मिलना चाहता था, लेकिन वतनाबे ने मुलाकात से इनकार कर दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में लुई को एहसास हुआ कि ओलंपिक्स में दौड़ना उसका पुराना सपना था और 80 साल की उम्र में उसने वह सपना पूरा किया और विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।